मनी मंत्रा में आप सभी का स्वागत है और आज हमारी चर्चा का विषय है कि क्या ये एक सही समय है होम लोन लेने का। इस विषय पे चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि आप मौजूदा ब्याज दरें देखें तो ऐसा नहीं लगता कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कुछ समय तक ब्याज दर घटाएगा, और मौजूदा अगर आप महंगाई दर देखें वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर पर है। इस हालात में एक उपभोक्ता के लिए एक होम लोन लेना बहुत ही एक महत्वपूर्ण डिसीजन है, और अफोर्डेबिलिटी की जहां तक हम बात करें, अफोर्डेबिलिटी काफी हद तक हिट हुई है महंगाई दर और ब्याज दरों की वजह से। तो क्या एक सही समय है या फिर एक उपभोक्ता को थोड़ा समय वेट करना चाहिए अपने होम लोन लेने से पहले? इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे दिल्ली स्टूडियो में हैं हर्ष रुंगटा, CEO अपनापैसा.com। हमारे साथ अमित जैन है, डायरेक्टर जनरल फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन। मुंबई से हमारे साथ हैं सुभाष सावंत, जनरल मैनेजर मार्केटिंग, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, बहुत बड़े लेंडर हैं मुंबई में, हाउसिंग लेंडर हैं। और अनिल कुथूरी, रिटेल फाइनेंस टीम हेड ईडलवाइस के, जो कि रिटेल फाइनेंस में भी कार्यरत हैं। काफी नए एंट्रेंट हैं लेकिन एक काफी बड़ा पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनी मंत्रा में। सवाल हमारा यही है कि क्या ये एक सही समय है एक उपभोक्ता के लिए, कंज्यूमर के लिए होम लोन लेने का? हर्ष, पहले मैं आपसे शुरू करता हूं। आपसे कई सारे लोग ये सवाल करते हैं कि जिस प्रकार हमने ब्याज दर देखी है, जिस प्रकार हमने महंगाई दर बढ़ती देखी है, एक अफोर्डेबिलिटी का इशू बहुत बड़ा इशू है इस समय। तो क्या एक निवेशक कह लें या उपभोक्ता कह लें, क्या ये एक सही समय है होम लोन लेने का या उनको थोड़े समय वेट करना चाहिए? दो चीजें कहना चाहूंगा आशुतोष। एक तो ये सवाल शायद सही नहीं है कि होम लोन लेने का समय तब होता है जब आपको घर खरीदना होता है। तो घर खरीदने का सही समय है क्या, आई थिंक वो सवाल होना चाहिए। और उसमें जो आपने अभी दो शब्द यूज करे कि वो निवेशक है कि उपभोक्ता है, यानी कंज्यूमर है, यानी खुद के लिए घर खरीदना चाहता है, खुद के रहने के लिए, वर्सेस एक इन्वेस्टर है। तो अगर हम खुद के रहने के लिए बात करें, अगर एक वो उपभोक्ता है खुद के रहने के लिए घर ले रहा है, तो मेरे हिसाब से अगर दो तीन चीजें हैं तो उसको टाइमिंग नहीं करना चाहिए मार्केट का। तीन चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट, जिस शहर में आप ले रहे हैं उस शहर के प्रति आपका कमिटमेंट, मेंटल कमिटमेंट होना चाहिए कि मुझे इस शहर में रहना है। जो डाउन पेमेंट का अमाउंट है वो आपके पास होना चाहिए, यानी करीबन जो घर आप देख रहे हैं वो आपकी सैलरी का करीबन 4 से लेके 5 गुना, एनुअल अगर आपकी जितनी भी आय है उसका करीबन 4 से 5 गुने के अंदर आपको ऐसा घर मिलना चाहिए जिसमें आप रह सकते हैं। इस लोकेलिटी जैसी लोकेलिटी में ऐसा घर मिलना चाहिए जिसमें आप रह सकते हैं और आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे होने चाहिए। आई थिंक ये अगर दो तीन चीजें हैं तो फिर आपको ये प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, शायद घट जाएं, वो मेरे ख्याल से नहीं देखना चाहिए। कोई एक आध लोकेलिटी की अगर बात करें, बात अलग है, फिर नहीं देखना चाहिए। और इसमें क्या होता है कि हो सकता है कि बढ़ी हुई हैं और हो सकता है खास करके आज के परिवेश में कि हो सकता है कि गिर जाएं, लेकिन जब आप खुद का घर ले रहे हैं तो आप उसको फ्लिप करने के लिए तो ले नहीं रहे हैं, अपने रहने के लिए ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 3, 4, 5, कम से कम 5 साल आदमी नॉर्मली घर रखेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी प्राइसेस के अप डाउन है ये उसमें एडजस्ट मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो जहां तक उपभोक्ता का सवाल है, सही समय है अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे इस शहर में रहना है और जिस टाइप के घर में रहना है वो आपके बजट में आता है। बजट नॉर्मली शुड बी 5 टाइम्स जो आपकी घरेलू जो आमदनी है साल की, उसके अगर अंदर है और आपके पास डाउन पेमेंट के पैसे हैं तो ले लेना चाहिए। ये जरूर है आज मार्केट हैज टर्न्ड इनटू बायर्स मार्केट, नेगोशिएट हार्ड, बट समय निकालिए मत। खुद के लिए लेना है, निवेशक के लिए लेना है, आई थिंक कंप्लीटली डिफरेंट डिस्कशन। आई डोंट थिंक दोनों चीजों को मिक्स करना चाहिए। मैंने ये मामला इसलिए उठाया क्योंकि हम इस विषय पे शो में पहले भी बात कर चुके हैं और हमारे साथ काफी सारे बिल्डर भी आए जिन्होंने ये माना है इस शो में कि प्राइसेस बढ़े हैं, उनकी वजह से नहीं और वजहों से, लेकिन प्राइसेस बढ़े हैं और कुछ स्थितियों में ये प्राइस जो हैं ये 2008 और 7 क्रैश से पहले के प्राइसेस तक पहुंच गए हैं। तो यही सवाल हमारे पास आता है और काफी दर्शकों ने भी लिखा है कि क्या हम इस समय होम लोन लें या अगर प्राइसेस गिरने वाले हैं क्या हम और वेट करें। मैं आपसे जानना चाहूंगा अमित जी, आप उपभोक्ता एसोसिएशन को बिलोंग करते हैं, आपके जो मेंबर हैं उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और जो आने वाले जो उपभोक्ता हैं जो मार्केट में हैं जो होम लोन लेना चाहते हैं उनकी किस प्रकार की मानसिक स्थिति है इस समय?
आई थिंक पहले तो मैं आपसे बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि ये दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। जब एक इन्वेस्टर मकान खरीदना चाहता है और जब एक उपभोक्ता मकान खरीदना चाहता है, दोनों का अपना रवैया, दोनों की अपनी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। पर आज की डेट में जिस तरीके से आप देखिए, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे वो बैंगलोर में हो, चाहे वो गुड़गांव में हो, जो हर एप्लीकेशन फॉर्म उठा लीजिए, कोई बायर्स एग्रीमेंट उठा लीजिए, सब में लिखा होता है 2.5 से 3 साल, और वो 6 साल से पहले, 5 से 6 साल से पहले कंप्लीट नहीं होता। एक इन्वेस्टर के लिए शायद ये पर्सपेक्टिव सही है, पर एक कंज्यूमर के लिए, एक उपभोक्ता के लिए जिसको उस घर में रहना है, आप ये मानेंगे कि उसको ईएमआई हर महीने पे करनी है, उसको उसके साथ में वो एक्स्ट्रा 3 साल का रेंट भी पे करना है, जो एक बिल्डर की समझ में शायद ना आए, पर उपभोक्ता को रोज समझना पड़ता है। हर महीने की 1 तारीख को उसकी अच्छी तरह समझ में आ जाता है कि मेरा रेंट भी जाएगा और अभी ईएमआई भी जाएगी और अभी भविष्य का भी कुछ नहीं पता। सो आई थिंक इंटरेस्ट रेट से ज्यादा इस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि कोई भी उपभोक्ता, कोई भी निवेशक किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाएं, वो इस बात को बहुत देख कर लगाएं कि बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है। ये मशरूमिंग इंडस्ट्री बन गई। अगर आप देखें, इट यूज्ड टू बी कि सिर्फ 4 बड़े प्लेयर्स होते थे। अगर आपको गुड़गांव आज से 1998 के बाद देख लें और 2005 से पहले देख लें, यूनिटेक, अंसल, डीएलएफ, आज हर दूसरा आदमी बिल्डर बन गया। हर दूसरा आदमी, ना वो सिविल इंजीनियर होते हैं, ना वो कोई आर्किटेक्ट होते हैं, ना उनकी ऐसी कोई बैकग्राउंड होती है, बिल्डर बन जाते हैं वो। तो ये कोई भी उपभोक्ता आज की डेट में इंटरेस्ट रेट के साथ साथ ये जरूर देखें कि एक बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है। ऐसा नहीं था कि डीएलएफ ने एक ट्रेंड बना दिया 3 साल को 6 साल करो, नहीं, डीएलएफ ने कुछ प्रोजेक्ट्स 3 साल बोले तो 3 साल में डिलीवर भी करें। तो उपभोक्ता के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं अपने कुलीग से कि इट मेक्स लॉट ऑफ सेंस कि आज खरीदो, कल खरीदो, 3000 में खरीदो, 5000 में खरीदो, ये तो आपकी जेब पे डिपेंड करता है। बट ये जरूर देखें कि बिल्डर की बैकग्राउंड क्या है। इनफैक्ट जस्ट वन एडिशन है, कंप्लीटली एग्री। आप देखें, अगर मार्केट 60% अंडर कंस्ट्रक्शन है, 40% लोग रीसेल खरीदते हैं, और ओनली रीजन, ठीक है, नए अच्छे कंस्ट्रक्शन मिलते नहीं है शायद कई शहरों में, लेकिन दिल्ली, बंबई जैसे बड़े शहरों में थोड़ी सी मेहनत करो तो रीसेल मिलते हैं। और मुझे आज तक नहीं समझ में आई कि कंज्यूमर्स रीसेल में क्यों नहीं जाते हैं, जब 40% जाते हैं। बट व्हाई इज दैट रेशियो नॉट रिवर्स? व्हाई आर 60% पीपल नॉट जो रीसेल में खरीदें और 40% अंडर कंस्ट्रक्शन? चलिए एक लेंडर के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। सुभाष, जनरल मैनेजर मार्केटिंग है आप दीवान हाउसिंग, मुंबई में काफी बड़ा आपका काम है, काफी बड़े स्तर पे आप लोन देते हैं। आपके क्या मार्केट में आप रहते हैं, क्या आपने देखा है इस समय, क्या एक उपभोक्ता इस समय मार्केट में एक्टिव है, किस प्रकार की डिमांड आप देख रहे हैं होम लोन्स की तरफ? मैं बिल्कुल सहमत हूँ हर्ष जी से और अमित जी से। लाइक फ्रॉम द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखा जाए तो उसका बाइंग का डिसीजन डिपेंड्स अपॉन हिज नीड। अगर आज उसको घर की ज़रूरत है, आज वो किसी रेंट पे रह रहा है, तो ही विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट उसके घर बन रहा है, घर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है करके। सो और हम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे, हम 15 ईयर का हम स्पेक्ट्रम देखेंगे उसमें, तो एज व्हाट हर्ष सेड कि लाइक ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा ही होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में बाइंग ए प्रॉपर्टी एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हैज़ ऑलवेज बीन बेनिफिशियल टू दैट कंज्यूमर। सो आप आज लीजिए, 2 साल पहले लीजिए या फिर 2 साल बाद लीजिए, एनी टाइम व्हेन यू हैव ए मीन्स ऑफ बाइंग ए प्रॉपर्टी, लाइक पीपल विल बाय प्रॉपर्टीज। दिस इज व्हाट आई फील इन दिस डिस्कशन। अनिल, क्या वाकई इतना सहज है? क्या बायर जो है वो सिर्फ डिमांड देखता है? बायर अपनी क्या बायर जो है वो अपनी मौजूदा फाइनेंशियल स्थिति भी देखता है? इंटरेस्ट रेट्स कितने हैं, क्या ब्याज दर कम होगी, इस समय प्रॉपर्टी प्राइसेस क्या हैं, काफी हद तक बायर देखते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हाल फिलहाल में हमने देखा है कि बायर बहुत ज्यादा प्राइस कॉन्शियस हो गया है। वो ये भी चाहता है कि उसको अच्छे दाम पे प्रॉपर्टी मिले, वो ये भी चाहता है कि उसको अच्छे दाम पे ब्याज मिले, होम लोन मिले। तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो एक बायर ध्यान में रखता है होम लोन लेने से पहले? सबसे पहले होम लोन लेने से पहले ही नीड्स टू बाय अ प्रॉपर्टी दैट ही वांट्स। सो ये प्रॉपर्टी खरीदना जो होता है वो एक अपने स्टेज ऑफ लाइफ पे डिपेंड करता है। किसी की शादी होती है, वो माँ बाप के घर से दूसरा प्रॉपर्टी लेते हैं, बच्चे हो जाते हैं, छोटे प्रॉपर्टी से बड़े प्रॉपर्टी जाते हैं। सो प्रॉपर्टी जो लेना होता है, जिनको लेना होता है उनको लेना ही होता है। कोई लोग दूर से शहर से नज़दीक आना चाहते हैं। सो अपनी अपनी लाइफ पे डिपेंडेंट होता है कि प्रॉपर्टी लेनी है हमें। दूसरी बात यह है कि प्रॉपर्टी के लिए डाउन पेमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कहा गया है। सो जिनके पास डाउन पेमेंट हो, प्रॉपर्टी लेते हैं, वो होम लोन की
के लिए देखते हैं। अब इंटरेस्ट रेट जो होते हैं बढ़ते हैं, कम होते हैं, पर हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि उस पर डिमांड पे कम थोड़ा असर पड़ा है। आप देखिए 2010 मार्च 2010 में होम लोन्स 1.5 लाख करोड़ बांटे गए हैं। अब इस मार्च तक अनुमान है कि अबाउट 2.2 लाख करोड़ बांटे जाएंगे एंड बाय मार्च 2015 3 लाख करोड़ इज व्हाट इज गोइंग टू गेट डिसबर्स्ड। इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ रेट है 17-18% पर एनम वो लगातार ऐसी ही है। हाँ, एक बार 2008 में जो स्पेशल इवेंट था ये घटा है, पर ग्रोथ रेट तो बढ़ता ही रहा है। सो जिनका घर लेना होता है, जो जिनका वो होम लोन लेते हैं, और जो जिनका होम लोन लेना होता है बस वो ले ही लेते हैं, जितना भी ब्याज हो। रेट्स अब 7% से अब 12% तक बढ़े हैं, फिर कम हुए हैं, ये सब हुआ है, पर होम लोन का जो डिमांड है ऐसे ही रहा है। सेकेंडली, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो इम्पैक्ट है, अगर हम देखेंगे आज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ है फ्रॉम अप्रैल से लेकर आज तक बाय 50 बेसिस पॉइंट। उससे एलिजिबिलिटी में जो एक लोन की एलिजिबिलिटी में जो फ़र्क आता है वो एक मामूली फ़र्क आता है। आई वुड एग्री दैट कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मे बी बाय 2% 3% नीचे जाते तो शायद ज़रूरी उसका एलिजिबिलिटी में जो फ़र्क आता है वो 25-20% आता है। सो rate of interest may not be the only factor today, like which is influencing the customer to buy a house. अब ये होम लोन जो होता है एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होता है। जो लेते हैं 25 साल का होम लोन लेते हैं, हालांकि वो 5-7 साल में भी चुका लेते हैं, शायद कम भी समय में चुका लेते हैं। इन 7 सालों में एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, एक बार कम होंगे, तो ऐसा होता ही रहेगा। सो इंटरेस्ट रेट के वजह से होम लोन लेना या ना लेना डिपेंड नहीं होता है, और लोग ऐसे सोचते भी नहीं हैं। सो ये हमारा एक्सपीरियंस रहा है। चलिए ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे इस विषय पे कि क्या फिक्स्ड या फ्लोटिंग में कोई अंतर है, क्योंकि बहुत सारे जो उपभोक्ता हैं वो फिक्स्ड और फ्लोटिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें फिक्स लेना चाहिए, फ्लोटिंग लेना चाहिए। बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि फ्लोटिंग रेट की परिभाषा क्या है और किस प्रकार रेट साइकिल टर्न होने से उनके ब्याज दरों में असर पड़ सकता है। इस सब पे चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पे कि क्या ये एक सही समय है होम लोन लेने का, और हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि क्या एक निवेशक या एक उपभोक्ता को फिक्स्ड रेट पे लेना चाहिए या फ्लोटिंग रेट पे। हर्ष, देखिए, अगर हम फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग की बात करें तो दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान हैं, लेकिन काफी हद तक एक उपभोक्ता को समझ में नहीं आ पाता है। या तो आप इससे मिस सेलिंग कह सकते हैं या आप इससे कंफ्यूजन कह सकते हैं कि दोनों के फायदे नुकसान क्या हैं, क्योंकि जब रेट साइकिल टर्न होता है तो जिस प्रकार उनकी ईएमआईज पे फर्क पड़ता है और क्या उनका बैंक या उनका हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन उनको दोबारा ब्याज दर कम करने की इजाजत देता है, इस पे बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। तो किस सिचुएशन में किस प्रकार की स्कीम लेनी चाहिए, इस पे आप क्या बताएंगे? तो ये दो चीजें हैं कि फिक्स्ड और फ्लोटिंग चाहे जो भी लो, ये एक टाइम का डिसीजन नहीं है। लोग बहुत सोचते हैं कि मैंने आज फिक्स ले लिया, 20 साल रहना है। ये शादी नहीं है, एटलीस्ट इंडियन शादी नहीं है। so, क्लियरली आप फिक्स्ड भी ले रहे हैं, आपको रिव्यू तो करते ही रहना पड़ेगा कि ये आपने जो डिसीजन लिया जो उस समय शायद सही था, अब इस समय के संदर्भ में ये सही है कि नहीं। वो फिक्स्ड पे भी लागू होता है और फ्लोटिंग पे भी लागू होता है। अब ये जो फिक्स्ड और फ्लोटिंग जो दो शब्द हैं, ये इंडिया में बहुत ही लूजली इंटरप्रेट होते हैं, बहुत ही लूजली इंटरप्रेट होते हैं, और वेरी क्लियरली कंज्यूमर्स के हित में बिल्कुल भी इंटरप्रेट नहीं होते हैं। कोई बैंक या लेंडर आपको फिक्स्ड रेट देता है, ये मत समझिए कि वो 20 साल के लिए 25 साल के लिए फिक्स्ड है। इनफैक्ट 2 बैंकों को छोड़ के बाकी कोई भी 25 साल का फिक्स्ड रेट नहीं देता है। 3 साल के लिए फिक्स्ड होगा, 1 साल के लिए फिक्स्ड होगा, 2 साल, उसको भी फिक्स्ड रेट बोलते हैं। एल्सवेयर इन द वर्ल्ड दे विल बी डिबार्ड, उनको अलाउड नहीं होगा ऐसी रेट को फिक्स्ड रेट बोलना जी। पहली बार तो फिक्स्ड रेट तो मिसनॉमर है इंडिया में। एंड फिक्स्ड रेट आज की वास्तु स्थिति में जब ब्याज की दरें हाई हैं और शायद नीचे की तरफ जा रही हैं, आज की तारीख में फिक्स्ड रेट की बात करना, चाहे वो 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, आज की तारीख में बिल्कुल भी इट मेक्स एब्सोल्युटली नो सेंस एट ऑल। ओके, अब रहा फ्लोटिंग। अनफॉर्चुनेटली अगेन फ्लोटिंग इज इंटरप्रिटेड ऑलवेज इन फेवर ऑफ द बैंकर। फ्लोटिंग यानी जब रेट मार्केट में बढ़ेंगी तो कंज्यूमर की रेट बढ़ जाएंगी,
जब घटेंगे तब घटेंगे नहीं कंज्यूमर के लिए, वो उसको लड़ाई झगड़ा करके घटाना पड़ेगा, उसको थ्रेटन करना पड़ेगा, मैं दूसरी बैंक के पास चला जाऊंगा। अब जरूर थोड़ा सा रेगुलेटरी एक्शन उसमें हुआ है कि प्रीपेमेंट चार्ज तो कम से कम आपको नहीं देना पड़ेगा। आप एक तो मिसट्रीट हो रहे थे, ऊपर से आपको प्रीपेमेंट चार्ज देना पड़ रहा था, अब कम से कम प्रीपेमेंट चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा। फिर भी अपने आप से घट जाए ऐसा आज भी नहीं हो रहा है, इवन नाउ। तो अगर आप जागरूक कस्टमर नहीं है तो आपको उसकी जो है मार लगनी ही लगनी है, स्पेशली जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक ओवरऑल चीज देखें तो जैसे मैंने कहा, आज के संदर्भ में जो शायद 6 महीने बाद नहीं रहे, आज के संदर्भ में फिक्स रेट्स मेक नो सेंस, चाहे 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 20 साल हो। फ्लोटिंग रेट बच गया, वो आप लीजिए, लेकिन प्लीज जागरूक रहिए, वरना 0.5%, आधा टका, 1%, जैसे जैसे रेट गिरती जाएंगी आपके लिए नहीं गिरेंगी और आपके चपत लगती रहेगी। सुभाष, मैं सुभाष और अनिल की इस बारे में राय जानना चाहूंगा। आप दोनों ही लेंडर पर्सपेक्टिव से बात करें। सुभाष, हर्ष ने जो बात कही उसके बारे में आपका क्या राय देंगे? क्या वाकई में ऐसा होता है? आपकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरी इंडस्ट्री की अगर बात करें तो देखा यह गया है कि उपभोक्ता को बहुत ज्यादा मुशक्कत करनी पड़ती है ब्याज दर घटाने में। जब हम बेस रेट या ब्याज दरों की बात करें, अगर आरबीआई भी रेट घटाता है, उस समय भी लेंडर्स जो हैं, चाहे बैंक्स कह लीजिए, चाहे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कह लीजिए, बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं ब्याज दर कम करने में। और अगर करते भी हैं तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि किस हद तक उपभोक्ता का ब्याज दर कम किया जाएगा। See, housing loan is a business of a short term borrowing। जैसे लाइक हम जब लेंडिंग करते हैं तो उसका जो बोरिंग होता है वो शॉर्ट टर्म होता है और जो लेंडिंग होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ये गैप तो ऑलवेज आती रहती है। फिक्स रेट वर्सेस फ्लोटिंग रेट में अगर हम देखे जाए तो एक ज़माना था लाइक व्हेन लाइक 2005-2006 वेयर मोस्ट ऑफ द बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया करते थे। बट आज जैसे हर्ष ने कहा 2 साल, 3 साल, 5 साल तक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, उसके बाद फ्लोटिंग रहता है। अभी 2 साल पहले या फिर 1.5 साल पहले जिसने लोन लिया है एट अराउंड लाइक 12%, 11.5%, वो आज लाइक 10% पे आया हुआ है। और 2007-2008 में भी जिसने लोन लिया है एट अराउंड लाइक 8.5%, 9%, he has gone to like 13%, now must have come back by doing a reset. So but at the same time now with the foreclosure fee going off and with the switch fee coming into picture, एक मामूली रकम पे करने से आज अगर फ्लोटिंग रेट में आप इस पॉइंट पे पहुंचे हो तो आज अपने आप को रिसेट कर सकते हो बाय पेइंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फी, और आज आप प्रिवेलिंग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी तरफ आ सकते हो। सो आप ऑन ए स्पैन ऑफ 15 या 20 आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि ये 20 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट का मूवमेंट कैसे होने वाला है। आज कई बैंकों के बुक्स है एट फिक्स एट 8% ऑल्सो। सो 20 years becomes like quite unpredictable when it comes to fixed or floating. अनिल, आपकी क्या राय है इस बारे में? मेरी राय ये है कि इंटरेस्ट रेट जो हैं वो बढ़ते हैं, कम हो जाते हैं, और जो आम उपभोक्ता होता है उसकी इतनी जानकारी, इतनी सोच, इतनी समझ नहीं होती है कि वो इंटरेस्ट रेट्स को जांचे, उनको देखें और कीप मॉनिटरिंग इज होम लोन, वो कर नहीं पाते हैं। तो इफ़ यू वांट पीस ऑफ माइंड यू कैन लॉक योरसेल्फ इनटू अ फिक्स्ड रेट फॉर 2 years। इट डजंट मैटर इफ रेट्स गो डाउन द नेक्स्ट 1 year और 2 years, उसके बाद वेरिएबल हो जाता है। पर हाँ, आपका एक व्यू है कि रेट कम होने वाले हैं तो वेरिएबल रेट ले लीजिए। जैसे भी हो आपके EMI का पे फ़र्क 10% पड़ेगा, सो वो पड़ेगा आपको, बस उतना ही होता है। और दूसरी एक पॉइंट आपने बताया कि जब रेट बढ़ते हैं तुरंत बढ़ते हैं, पर जब कम होते हैं तो थोड़ी देर बाद कम होते हैं। इसका कारण ये है कि जो बैंक्स या हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट देते हैं बैंक्स वो तुरंत बढ़ जाता है। जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज बोरो करते हैं बैंक से या मार्केट से, उसका कॉस्ट तुरंत बढ़ जाता है। सो इसलिए जो रेट कस्टमर को देते हैं वो तुरंत बढ़ जाता है। पर जब रेट कम होते हैं, जो अभी दे चुके हैं, वो बोरोइंग तो हाई रेट पे, ऊंची रेट पे तो ले चुके हैं, सो उसका रेट कम होना बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 3 महीने 6 महीने जितना भी टाइम लगता है, जो ऐसे होते ही वो कस्टमर को पास ऑन होता है। सो ये कारण है कि रेट जब बढ़ता है तुरंत बढ़ता है, जो कम होता है 3 महीने 6 महीने के बाद कम होता है। इसका आप देख लीजिए, आपका फिक्स डिपॉजिट है तो आप फिक्स डिपॉजिट पे देते हैं, तो जब बढ़ता है
तब आप जाके फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं। पर जब कम होता है, जो डिपॉजिट आप दिए हुए हैं वो थोड़ी दिन तो रहता है उस रेट पे, तो ये कारण होता है इसलिए। मैं अमित से जानना चाहूंगा, अमित आपकी इस बारे में क्या राय है, क्योंकि उपभोक्ताओं के नजरिए से अगर बात करें तो उनके कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं? मैं हर्ष की बात को आगे लेना चाहूंगा। हर्ष ने एक बात बोली विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो बैंक्स बाहर के देशों में ऐसा नहीं करते कि जब रेट घटे तो वो रेट घटा दें, जब रेट बढ़े तो रेट बढ़ा दें। जो बैंक ऐसा नहीं करते उनको डिबार कर दिया जाता है। They are not allowed to call. They are not allowed to call such things in the future. क्या हमारे देश में ऐसा कुछ हो रहा है? हर्ष ने एक और बात बोली कि वो प्रेशर मारो उनके ऊपर, बैंक के पास जाओ, उनसे झगड़ा करो, उनके साथ बताओ कि जी सबके रेट गिर गए, आपके रेट क्यों नहीं गिर रहे? आप मेरे से 12.5 चार्ज कर रहे हैं और दूसरा बैंक तो सिर्फ 9.5 ले रहा है, आप मेरे से 3% एक्स्ट्रा क्यों ले जा रहे हैं? आई थिंक कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से 100 पेज से लेकर, हर्ष आप भी मेरी बात मानेंगे, 100 पेज से लेकर 250 पेज तक साइन करने पड़ते हैं एक लोन लेने के लिए। मैं गारंटी से कहता हूं हमारे किसी भी कंज्यूमर को कोई आइडिया नहीं है कि उसने किस चीज पे साइन करें। इट्स अ मैटर ऑफ ट्रस्ट। एक इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है बैंक, जिसके ऊपर उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूशन खड़ा है आरबीआई, जिसकी गाइडलाइंस के अंदर उन्होंने कुछ हमें लोन दिए होंगे। कोई पढ़ा लिखा, चाहे वो कंपनी का सीईओ हो, चाहे सीएफओ हो, चाहे सीएक्सओ ऑफ द वर्ल्ड हो, वो एक ट्रस्ट के ऊपर साइन करते हैं। वो ट्रस्ट की इज्जत रखना इन बैंकों के हाथ में होना चाहिए। जब रेट गिरे तो वो रेट गिरने चाहिए, और अगर ऐसा ना हो तो कंज्यूमर्स ये कहीं ना कहीं फील करता है कि मुझे चीट किया जा रहा है, इसको कोई ना कोई सजा जरूर दे। और ऐसा रोज हो रहा है, रोज कहीं ना कहीं, जैसे आप बता ही रहे हैं हर्ष, रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई झगड़ा हो रहा है। अभी जब हम बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कंज्यूमर किसी ना किसी बैंक में खड़ा होके झगड़े कर रहा होगा। नहीं, उन्होंने एक बात एकदम सही कही, ये बात मैं मानता हूं कि जब रेट घटती है एसेट लायबिलिटी मिसमैच कहते हैं। हाँ, लेकिन जो उन्होंने दूसरी बात कही वो मैं नहीं मानता हूं। द एसेट लायबिलिटी मिसमैच वर्क्स इन रिवर्स ऑल्सो। जब रेट बढ़ती है तब आपका तो डिपॉजिट अभी तक पुरानी रेट पर ही है, तो बढ़ाते समय तुरंत क्यों बढ़ती है? ऐसा तो नहीं है कि आपकी पुरानी डिपॉजिट्स पर आप ज्यादा रेट देने लग जाते हो। आपकी पुरानी डिपॉजिट्स फिक्स रेट्स पे है, और कोई डिपॉजिटर आके आपको डिपॉजिट वापस देके नई रेट पे नहीं करता है। दोनों ही तरफ से बहुत इनर्शिया है, फिक्स डिपॉजिटर्स का भी इनर्शिया है और बोरोवर्स का भी इनर्शिया है। तो ये लॉजिक एक्सेप्टेबल होता, लॉजिक में गलत नहीं है कि गिरने में समय लगता, मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स गिरेगा, बाद में मैं पास ऑन करूंगा, वो एक्सेप्टेबल होता अगर रिवर्स भी अप्लाई होता कि मेरा कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा जब मैं बढ़ाऊंगा। अनफॉर्चुनेटली उस समय तो जब बढ़ने की बारी आती है, उस समय तो वो बोल देते हैं, आरबीआई का हवाला उस समय बिल्कुल दे देते हैं कि आरबीआई ने रिपो रेट बढ़ा दिया, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया, इसलिए हमको बढ़ाना पड़ा। लेकिन जब रिवर्स होना शुरू होता है तब वो नहीं होता है। सो आई थिंक सवाल एक ये भी है कि कितना आसान है फिक्स रेट से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग से फिक्स रेट में जाना, क्योंकि यदि मैं एक उपभोक्ता चाहूं कि मैं अपने हाउसिंग लेंडर के पास या बैंक के पास जाके कहूं कि मेरे को अपना फिक्स टू फ्लोटिंग या फ्लोटिंग टू फिक्स जैसा भी करना है, क्योंकि इसमें कई सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, शायद एक तरफ से दूसरी तरफ हो जाता है, लेकिन दूसरी तरफ से दोबारा हम एक उस पर नहीं जा सकते हैं। पहले मैं इसमें सुभाष की राय जानना चाहूंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सुभाष, प्रिंसिपल में कहें या तथ्यों के हिसाब से कहें तो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अलाउ करता है, लेकिन वाकई में अगर बात करें तो कितना आसान है एक उपभोक्ता के लिए फिक्स टू फ्लोटिंग या फ्लोटिंग टू फिक्स में अपना रेट, अपना इंटरेस्ट, अपना होम लोन कन्वर्ट करना? एवरी बैंक टुडे हैज ए पॉलिसी ऑफ स्विच, एंड हर बैंक का एक फी रहता है वो स्विच करने का। आप आसान तो कह नहीं सकते उसको, बट लाइक ही हैज टू गो टू ऑल द फॉर्मेलिटीज, साइन द डॉक्यूमेंट एंड स्विच हिमसेल्फ फ्रॉम फ्लोटिंग टू फ्लोटिंग और फ्लोटिंग टू फिक्स्ड। he can't do that by walking to any of the branch. अनिल, मेरे ख्याल से ये स्विच करना काफ़ी आसान है। दो कारण है इसलिए। एक कि बोरोवर्स में अवेयरनेस जो है काफ़ी बढ़ चुका है। दूसरी बात यह है कि जो रिजर्व बैंक या नेशनल हाउसिंग बैंक हो, उन्होंने तो प्रीपेमेंट पेनल्टी हटा दिया है। सो इस कारण आप स्विच भी आसानी से कर सकते हैं। आपका रेट पसंद नहीं है तो दूसरे प्रोवाइडर के पास जाके आप लोन ले सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ स्विचिंग इज़ मार्जिनल वेदर इट्स बिटवीन इंस्टीट्यूशंस और विद इन द सेम इंस्टीट्यूशन। एक ही इंस्टीट्यूशन में एक स्विच फ़ी नाम का एक फ़ी होता है, तो आप फिक्स से फ्लोटिंग या फ्लोटिंग से फिक्स बदल सकते हैं। और जो होशियार उपभोक्ता होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट घटते हैं तो फिक्स से फ्लोटिंग कर लेते हैं, और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो वो फ्लोटिंग से फिक्स करेंगे। ऐसे भी करते हैं लोग। सो डिपेंड ऑन द अवेयरनेस ऑफ द बोरोवर, बट मुश्किल कोई चीज़ नहीं है ये बात।
अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और इसी विषय पे चर्चा जारी रखेंगे कि कितना आसान होता है। हर्ष भी हमारे साथ हैं, एक तथ्य रखना चाहते हैं हमारे सामने, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक पे जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि क्या फ्लोटिंग से फिक्स्ड या फिक्स से फ्लोटिंग होम लोन रेट में स्विच करना इतना आसान होता है। एक और तथ्य मैं रखना चाहूंगा कि अगर आप देखें तो एग्जिस्टिंग और न्यू बोरोवर्स के बीच में भी काफी डिस्क्रिमिनेशन होता है। हर्ष, किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता है? मैं एक तथ्य सामने रखूंगा। अगर आप एक बैंक के पास जाएं एज अ न्यू बोरोवर और आप उनसे इंटरेस्ट पे होम लोन लेते हैं तो देखा यह गया है मौजूदा संदर्भ में कि उनका ब्याज दर जो है एक एग्जिस्टिंग बोरोवर से कम होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन अभी ब्रेक में जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि एक मौजूदा बोरोवर के लिए फिक्स टू फ्लोटिंग या फ्लोटिंग टू फिक्स में स्विच करना इतना आसान नहीं है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्या ये सही है? खैर, डिस्क्रिमिनेशन तो नॉर्मली बहुत कम सही होता है। तो ये इन अ लाइटर वेन इसको वाइफ वर्सेस गर्लफ्रेंड सिंड्रोम कह सकते हैं कि एक बार आप वाइफ हो गए, वो भी इंडियन वाइफ, तो वो तो कंप्लीटली टेकन फॉर ग्रांटेड है जी। और नया कंज्यूमर तो ऑब्वियसली अभी तक वाइफ हुआ नहीं है, तो यू कांट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। बट डिस्क्रिमिनेशन तो है। आई डोंट थिंक इवन बैंकें मना करती हैं। रिजर्व बैंक की कमिटी की रिपोर्ट्स हैं, रिजर्व बैंक के खुद के रेगुलेशन है, एनएचबी का रेगुलेशन है कि यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ओल्ड बोरोवर्स एंड न्यू बोरोवर्स। तो कोई लेंडर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वो डिफरेंशिएट कर रहा है। लॉजिक हो सकता है कि मैं पुराने कस्टमर्स को ज्यादा चार्ज कर रहा हूं इसलिए नए कंज्यूमर्स को कम दे पाता हूं, वरना मुझे नए कंज्यूमर्स को ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा। सही है, लेकिन ट्रेड ऑफ इज की डिस्क्रिमिनेशन ना हो तो नए कंज्यूमर्स के लिए भाव बढ़ जाएंगे, हो सकता है डिमांड घट जाएगी, हो सकता है। अब कितना आसान है? मेरे ख्याल से आप जरा से भी जागरूक है, होशियार वर्ड यूज किया, अगर जरा से भी आप जागरूक कंज्यूमर हैं और समय पर अपना ईएमआई चुकाया है अभी तक, अगर आप अच्छे कंज्यूमर हैं, अगर आपने समय पे नहीं चुकाया तो कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है, समय पे चुकाया है, थोड़े से जागरूक हैं, तो इररिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट में क्या है, हर बैंक आपको चाहता है, तो बेस्ट इज आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर के पास जाइए, उसको बोलिए मुझे मार्केट से ये रेट मिलता है और सही रेट बताइए। आज मार्केट में 10 से 10.25% में फ्लोटिंग रेट मिल जाएगा, आपकी कितनी भी लोन अमाउंट हो, अगर आप बहुत अच्छे कंज्यूमर हैं तो। उससे ज्यादा अगर आपको अपना एग्जिस्टिंग लेंडर चार्ज कर रहा है तो आप उसको कह दीजिए मुझे ये रेट दीजिए वरना मैं ये चला, और उसके बाद डॉक्यूमेंट में क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है कि एग्जिस्टिंग लेंडर आपको, जैसे उन्होंने कहा कि थोड़ी सी स्विच फी चार्ज करे, अगर ये रेट मिल रही है तो स्विच फी पे करना शायद इजी है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत इजी हो जाता है, आपको फिर से सिक्योरिटी नहीं बनानी पड़ेगी। तो अगर छोटी सी स्विच फी 0.5% के आसपास देकर अगर आपकी रेट एग्जिस्टिंग लेंडर घटा देता है तो वो घटवा लीजिए, नहीं घटाता है तो दूसरे लेंडर के पास चले जाए। अमित, आपने किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन देखा है एग्जिस्टिंग बोरोवर और न्यू बोरोवर्स के बीच में? डिस्क्रिमिनेशन तो है, हर्ष बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है और कहीं मायने में मुझे तो लगता है कि वो जायज़ भी है। देखिए, ये तो बनिए की दुकान है, कि आपके पुराने रिलेशंस हैं, आपने सही समय पे ईएमआई पे करी हैं तो आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी जी। तो आप नेक्स्ट लोन लेने जाएंगे, नेक्स्ट लोन लेने जाएंगे तो यू वुड बी ट्रीटेड वेल बाय द लेंडर। पर एट द सेम टाइम ये बिल्कुल सही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं चाहिए। मेरी क्रेडिबिलिटी मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी है। आपकी ड्यू डिलिजेंस के पैरामीटर्स जो हैं, जो ओल्ड के लिए हैं वो भी वही हैं। अगर आप उनका पेपर उठा के देखें तो कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होगा, 1 या 2 पैरामीटर्स और चेंज हो जाएंगे। तो मेरा एग्जिस्टिंग लेंडर जो, अगर मैं एक एग्जिस्टिंग लेंडर हूं, मेरी आप पूरी प्रोफाइल चेक कर रहे हैं तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इंडस्ट्री नए बायर्स से चलेगी, आने वाले दिनों में जो ग्रोथ होगी वो स्पेक्युलेटर्स जो होते हैं, यूजुअली देखा जाता है कि वो लोग होम लोन के, खासतौर पे रियल एस्टेट के अंदर, यूजुअली स्पेक्युलेटर्स जो होते हैं वो बार बार लोन लेना चाहते हैं बैंकों से। वो जैसे ही पोजीशन आता है बाहर निकलना चाहते हैं रियल एस्टेट में। जो जेन्युइन बायर है, जो फर्स्ट टाइम बायर है, वो यूजुअली घर खरीदना चाहता है, वो उस घर में रहना चाहता है। तो डिस्क्रिमिनेशन अनहेल्दी है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एक आदमी जो फर्स्ट टाइम बायर है, 90% चांसेस वो घर में रहना चाहता है। Whereas it is very obvious, अगर आप देखें कि अगर मैं बार बार लोन ले रहा हूं, मैं घर में ऑब्वियसली नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं उस घर में रहने का। मैं तो एक आदतन एक इन्वेस्टर हूं जो बार बार लोन लेता है, बार बार पैसा चुका देता है।
तो आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी अनहेल्दी फॉर द इंडस्ट्री। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसके बारे में बात करेंगे और जिसके बारे में जागरूकता नहीं है। हर्ष आप भी मानेंगे, अमित आप भी मानेंगे कि सिबिल स्कोर क्या है। सिबिल स्कोर एक आम उपभोक्ता के नजरिए से बात करें तो उनको बैंकों को ही समझाना पड़ता है कि देखिए आप अपना लोन ट्रैक खराब ना करें, यदि आपका लोन ट्रैक खराब हो गया तो हम क्या आपको कोई और जो लेंडर है वो भी लोन नहीं दे पाएगा। पहले मैं सुभाष और अनिल से इस विषय में बात करना चाहूंगा। अनिल और सुभाष आप बताइए सिविल की महत्ता क्या है इस समय। आप एक उपभोक्ता को, एक कंज्यूमर को किस प्रकार समझाते हैं कि सिबिल स्कोर की महत्ता क्या है और सिबिल स्कोर ठीक रखने के लिए उनको क्या करना चाहिए? सिबिल स्कोर एक अच्छी, आई शुड से, इट्स ए नाइस पेपर आई शुड से, जहाँ पे हर कस्टमर का एक ट्रैक आता है। लाइक सारे बैंक को, मान लीजिए एक पेपर है जहाँ पे सारे बैंक अपना डेटा शेयर करते हैं और उस कस्टमर ने आज तक जितने भी लोन लिए हैं फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पे उसका एक चित्र आ जाता है। तो जो नया लेंडर है उसको वो पेपर देख के समझ में आता है कि वो कस्टमर ने कहाँ से बोरो किया है, वो जो उसने बोरो किया है वो उसने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आज ही माइट बी हैविंग मल्टीपल अकाउंट्स, तो वो एक हमको समझ में आता है। और जहाँ उसने बोरो किया है उसका रिपेमेंट ट्रैक कैसा है। So that is a very good indicator for a new lender to take a call on that customer. और अगर वो सही है तो nothing like it. अगर उसमें कुछ खामियां है, like if there are some defaults seen, if there are some irregularities seen, then the probing, then the questioning happens on that consumer, and after getting satisfied, the new lender takes a call and extends a loan to him. It's a quite important paper. Like most of the banks आज वो पेपर के बिना लोन करते ही नहीं है। सो एवरी कस्टमर हो, बोरोवर हो, उसको वो अपना ट्रैक क्लियर रखना फॉर हिज फ्यूचर बोरिंग्स इज क्वाइट इम्पोर्टेंट। हर्ष, कितनी जानकारी है आज के परिवेश में एक उपभोक्ता को अपने सिबिल स्कोर को लेके? तो सिबिल स्कोर को अगर एक आम भाषा में समझाया जाए तो चित्रगुप्त की लेखे जोखे के जैसे है। ऑफ कोर्स सिर्फ आपके फाइनेंशियल डीलिंग्स के बारे में कि आपने कहाँ से लोन लिया है, उसको समय पर भुगतान किया है नहीं किया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली जब आप किसी के पास भी बोरो करने जाएंगे वो जानना चाहते हैं कि जब पहले आपने लोन लिया है कहाँ से लिया है, आज कुछ आउटस्टैंडिंग है क्या, और जब भी लिया था उसको आपने समय पर चुकाया है क्या। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वजह से, और अब जागरूकता काफी हो गई है सिबिल स्कोर की। अनफॉर्चुनेटली जो जागरूकता हुई है वो नेगेटिव रीजंस की वजह से हुई है। नेगेटिव ये है कि पहले लोग ये समझते थे कि बैंक से लोन लेना और उसको नहीं चुकाना उनका हक है। तो वो जिन्होंने भी ये किया आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, अब वो रियलाइज कर रहे हैं कि ओ अगर मैं ये करूंगा तो फ्यूचर में मेरे सभी लेंडिंग के दरवाजे बंद हो जाएंगे। बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव लोगों को बाहर रखा जा रहा है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि नेगेटिव लोगों का कॉस्ट अच्छे लोगों पे पड़ता है। तो एक ये बहुत अच्छी चीज हो गई है। बट उससे अनफॉर्चुनेट सिर्फ एक ही चीज हुआ कि सिबिल वो एक दानव हो गया है जिसको डरा कर बैंकें समय पर वसूल करती हैं। बहुत अच्छी चीज है कि उसकी वजह से समय पर वसूल कर पाती हैं। लेकिन जो उसका पॉजिटिव साइड है कि भाई मैंने 2 लोन लिए हैं, एकदम समय पे उसको करें, और कोई है उसने सिर्फ एक ही लोन लिया है, ठीक है, मेरी क्रेडिबिलिटी उससे ज्यादा है, तो मुझे फायदा क्या, नुकसान नहीं हो रहा है मुझे, ये ठीक है, ये आज हो रहा है। अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे नुकसान हो रहा है, वो बहुत एक सही चीज हो गई है। लेकिन सिबिल रिपोर्ट की वजह से फायदा, ये मेरे ख्याल से हमारी लेंडिंग इंडस्ट्री अभी इवॉल्व नहीं करी है, या ये कहिए कि उनको अभी तक इस लेखे जोखे का जो तरीका है उस पर शायद इतना विश्वास नहीं है कि उसकी वजह से वो आपको कुछ फायदा दे सके, ब्याज की दरों में फायदा दे सके, प्रोसेसिंग फी में फायदा दे सके, कोई तरीके से आपको फायदा दे सके। मेरे ख्याल से जब ये नेक्स्ट राउंड होगा और जो अगले 1-2 साल में हम क्लियरली देखेंगे कि होना शुरू हो जाएगा, तब इसकी रियल महत्ता जो है एकदम सब पे फैलेगी। आज अगर मैं अच्छा बोरोवर हूं तो मुझे पता भी नहीं है कि सिबिल में मेरी रिपोर्ट क्या है। सिबिल में मैं भी हूं, ठीक है, लेकिन मुझे पता भी नहीं है क्योंकि मैं अच्छा बोरोवर हूं। अनिल, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हम जो सवाल हर्ष ने उठाया कि यदि एक उपभोक्ता या एक निवेशक का सिबिल स्कोर बिल्कुल सही है, उन्होंने समय दर समय अपने पास की रकम पूरी की है और उनका लोन ट्रैक बिल्कुल सही है, तो एक लेंडर के नजरिए से आप उनको किस प्रकार की सुविधा प्रदान करेंगे? क्या आप उनके लिए 0.25 या 0.5% ब्याज दर अपने तरफ से नहीं घटाएंगे ताकि उनको भी प्रोत्साहन मिले
अपनी लोन ट्रैक को सही तरीके से चलाने का? आप देखिए कि आजकल जो स्प्रेड होता है बैंक के लिए या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए, वो 2, सवा 2, 2.5% से ज़्यादा कहीं नहीं है। एक ज़माना होता था जब ये स्प्रेड 5-6% होता था। 1998 में फॉर इंस्टेंस 18% पे लोन मिलता था, 2% फ़ी होता था, और बैंक का कॉस्ट ऑफ फंड या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का कॉस्ट ऑफ फंड 11, 12, 13% होता था। सो जो स्प्रेड होता था 5-6% होता था, वो जो आज 2.5% से कम हो गया है। इसका ये कारण है कि सिबिल के वजह से जो गलत बोरोवर हैं, जो हैबिचुअल डिफ़ॉल्टर हैं, उन लोगों को लोन नहीं मिलता है। इस वजह से ये पूरे सिस्टम में डिफ़ॉल्ट कम हुए हैं और उसका बेनिफिट मिलता है अच्छे बोरोवर को जो रीपे करते हैं। सो इंडिविजुअल बोरोवर को 1.25% या 0.25 या 0.5% बेनिफिट नहीं मिलता है, पर पूरी सिस्टम के लिए ये बेनिफिट हुआ है जो लोअर लेंडिंग रेट्स में ट्रांसलेट हुआ है। दूसरी बात यह है कि सिबिल का जो बेनिफिट होता है वो अनसिक्योर्ड लेंडिंग में या बिजनेस लोन्स में काफ़ी होता है, जो हाँ लोग हैबिचुअली बोरो करते हैं, उनके लिए अच्छे रीपेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जो बहुत जल्दी बन जाता है, और उसका बेनिफिट ये सेल्फ एम्प्लॉयड बोरोवर को ज़्यादा मिलता है। और आगे का रास्ता ये है कि इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा, वेदर इट्स फॉर क्रेडिट कार्ड, वेदर इट्स फॉर होम लोन्स, और वेदर इट्स फॉर एनी फॉर्म ऑफ कंज्यूमर लेंडिंग, लोगों को अच्छी सिबिल ट्रैक रिकॉर्ड का बेनिफिट मिलेगा ही। इतना कि नया जो फ़ोन कनेक्शन भी मिले, अच्छा सिबिल रिकॉर्ड होगा, तो मेरा ख्याल है कि उसका बेनिफिट लोगों को जल्दी मिलेगा ही। जैसे हमने देखा है कि अच्छा, शुड आई रिस्पॉन्ड? बोलिए सुभाष। ओके, जैसे हमने देखा है कि लाइक मेनी ऑफ दोज इवॉल्व कंट्रीज जहाँ पे स्कोर बेस्ड लेंडिंग होता है, आई थिंक इट्स ए मैटर ऑफ टाइम, जैसे 1-2-3 साल की बात है करके, लाइक वेयर एक स्कोर, ए सिबिल स्कोर और ए रेटिंग स्कोर इज गोइंग टू डिटरमाइन कि क्या रेट से उस बोरोवर को लेंडिंग देना है एक बैंक को। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी विषय पे चर्चा करेंगे और तथ्य सामने रखेंगे और अपने विशेषज्ञों की राय जानेंगे। और हमारा सवाल यही है कि क्या ये एक सही समय है होम लोन लेने का, या फिर बायर्स या उपभोक्ता अपनी परचेज को थोड़ा सा डेफर करें। मनी मंत्रा में आपका स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे इस विषय पे कि क्या ये एक होम लोन लेने का उपयुक्त समय है, और इसी विषय को आगे बढ़ाते हैं। टैक्स पे बात करते हैं कि अगर सरकार की तरफ से टैक्स बेनिफिट्स बढ़ते हैं तो क्या ये एक प्रोत्साहन है होम बायर्स को या निवेशकों को या उपभोक्ताओं को होम लोन लेने का? हर्ष, टैक्स बेनिफिट की बात करते हैं। हर साल बजट से पहले एक आवाज उठती है और एक कहा जाता है कि यदि टैक्स ब्रेक्स दिए जाते हैं, जैसे कि फिलहाल जो टैक्स ब्रेक हैं उनके अलावा भी यदि टैक्स ब्रेक्स दिए जाएं तो वो भी एक तरह से प्रोत्साहन है बायर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए, निवेशकों के लिए भी, कि वो होम लोन्स में या हाउसिंग सेक्टर में निवेश करें। किस प्रकार की आप रिलीफ की मांग करते हैं? तो पहली बात, क्या टैक्स ब्रेक देने से डिमांड में फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक मेरे ख्याल से हमारे यहाँ चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे इंश्योरेंस हो, तो उसको भी लोग लेते हैं इंश्योरेंस कराने के लिए, नहीं टैक्स बचाने के लिए, ठीक है, या इन्वेस्टमेंट्स हो, पीपीएफ हो, लोग अपने टैक्स बचाने के लिए करते हैं। एंड क्लियरली इवन ये जो एक होम बाइंग का और जो पेनिट्रेशन हुआ है होम फाइनेंस का, उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है टैक्स ब्रेक का है। तो क्लियरली, और ये सरकार ने भी माना है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इतनी इंडस्ट्रीज उस पर कनेक्टेड हैं, और ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है जिनको जो सेमी स्किल्ड होते हैं या अनस्किल्ड भी होते हैं, तो जो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से इस टैक्स ब्रेक को अब ये 1.5 लाख किए हुए कम से कम मेरे ख्याल से 7 या 8 साल हो गए। तो कम से कम अगर बढ़ाएं नहीं तो भी, अगर उसको इन्फ्लेशन के हिसाब से भी अगर आप एडजस्ट करें तो भी 2.25 से 2.5 लाख रुपए बनते हैं। और ये सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए है, क्योंकि बहुत ही ये विडंबना है कि अगर मैं खुद उसमें रहता हूं तो मेरा डिडक्शन कैप्ड है 1.5 लाख, अगर मैं उसको भाड़े पे दे देता हूं तो जितना चाहे मैं ब्याज दूं मेरे को फुल डिडक्शन मिलता है। यानी इन्वेस्टर्स को बेनिफिट है लेकिन उपभोक्ता को नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये जो दूरी है इसको थोड़ी तो कम से कम मापनी चाहिए। रेवेन्यू कंसिडरेशंस होंगे सरकार के, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए 2.25 से 2.5 लाख रुपए कर दें तो एक बहुत बड़ा इम्पेटस जो है
पूरी इंडस्ट्री को मिलेगा, होम लोन इंडस्ट्री को मिलेगा, और होम लोन इंडस्ट्री ऑब्वियसली रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी मिलेगा, और जो शायद देश की इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। अमित, उपभोक्ताओं के नजरिए से आपकी क्या मांग है, आप क्या मांग करते हैं? क्या 2.5 लाख की लिमिट सही है, उससे भी ज्यादा की लिमिट मिलनी चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ज़्यादा गुड़ मीठा होगा कि नहीं होगा। इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि ज़्यादा गुड़ ज़्यादा मीठा होगा, पर हाँ, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ हर्ष के साथ कि अब समय आ गया। देखा जाए तो आज की डेट के अंदर रियल एस्टेट इंडस्ट्री 6% हमारे जीडीपी को जनरेट करता है। 6% इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। टेलीकॉम से भी ज़्यादा है ये, इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है जो थी नहीं। तो ये एक मिडवे अप्रोच जो सरकार की आज तक रही है कि ये देखें या वो देखें या ऐसा थोड़ा सा कुछ कर दो, they have to come out with something very constructive about this whole industry. Instead कि ये छुट भइयों की इंडस्ट्री है ऐसा ना सोचें, या 4 आदमी 5 आदमियों को लोन चाहिए या घर चाहिए ऐसा ना सोचें। इट्स अ ह्यूज इंडस्ट्री नाउ, 6% जीडीपी बनाती है, और लाख का 1.5 लाख का 2.5 लाख हो जाए, क्या वो 4.5 लाख होना चाहिए? यू नो, इस बारे में अच्छी खासी एक डिबेट होनी चाहिए। एक इंस्टीट्यूशन है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, और आई थिंक उसी तरीके से इसके बारे में डिसीजंस लेने चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि 2.5 लाख क्यों, 5 लाख होना चाहिए। आज की डेट में जो उपभोक्ता को अगर फायदा नहीं दे रही सरकार, सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करना सरकार का उद्देश्य कभी भी नहीं हो सकता जी, कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो रेवेन्यू जनरेट करने के बाद भी उसे उपभोक्ता पे ही खर्च करना है। वो अपने घर तो ले जानी नहीं है सरकार को कुछ भी। स्विस बैंक में तो सारा पैसा नहीं डाल सकते हो। चलिए, इस बारे में काफी अपवाद हो सकते हैं, लेकिन सुभाष, यदि टैक्स ब्रेक की बात करें तो आपके पास जो निवेशक आते हैं या जो उपभोक्ता आते हैं, उनमें से कितने टैक्स ब्रेक्स में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं और जेन्युइन होम बायर ज्यादा हैं? आज हम बात करें 1.5 लाख इंटरेस्ट टैक्स बेनिफिट की, तो अगर कोई 10 लाख भी लोन लेगा या फिर 12 लाख भी लोन लेगा तो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से वो तो 1.5 लाख आता है। लेकिन आज 10 लाख 12 लाख में लोन या फिर घर मिलते हैं क्या? द एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन बॉम्बे इज लाइक वी ऑल नो, एवरेज कॉस्ट ऑफ दिल्ली वी नो। आज छोटे छोटे शहरों में भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो पहले एक 800 रुपये 900 रुपये था, वो आज लाइक 1700-1800 रुपया पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट गया है, प्लस द लैंड कॉस्ट। तो एवरेज प्रॉपर्टी कॉस्ट अगर आप एवरेज निकालते हैं तो कम से कम 30 या 40 लाख का एक अच्छा सा लाइक 1 BHK या फिर लाइक 2 BHK का घर आता है। तो अगर 40 लाख का अगर हम इंटरेस्ट देखें तो साल का वो कम से कम 5-5.5 लाख रुपये इंटरेस्ट आता है। तो आई एग्री विद एवरीबडी केयर, लेकिन 1.5 लाख का जो लिमिट है विच इज नॉट बीन चेंज फॉर पास्ट 7 to 8 years, कहीं ना कहीं उसको देखना पड़ेगा और वो जो लिमिट है हैज़ टू गो अप। और अगर वो करे तो I think it will give a tremendous boost to the entire housing industry, and the GDP contribution today, which is 6%, I think will go up. और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो कि सब जानना चाहते हैं वो ये कि ब्याज दरें कब बदलेंगी, इस बारे में मैं सबसे राय लूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं अनिल आपसे जानना चाहूंगा, ईडलवाइज में आपकी क्या सोच है इस समय? यदि आप रिजर्व बैंक की पिछली मीटिंग की बात करें तो गवर्नर ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों में महीनों में ब्याज दर घटेंगे। उन्होंने कहा जरूर है कि ब्याज दर घट सकती है, लेकिन बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखते हो, जिसमें से मेरे हिसाब से महंगाई दर जो है बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। आप यदि आप निवेशकों को बताना चाहें या उपभोक्ता को बताना चाहें तो आपके हिसाब से कब ब्याज दरें गिरेंगी? यदि कोई उपभोक्ता ब्याज दरों के गिरने की वेट कर रहा है और उसके बेस पे अपना परचेज डिसीजन डेफर कर रहा है, उनके लिए भी आप क्या संकेत देना चाहेंगे? मैं आपका दूसरा सवाल उसका पहले जवाब दूंगा कि लोगों को लोन लेनी चाहिए जब वो घर खरीदते हैं, उन्हें घर खरीदनी चाहिए जब उनके घर खरीदने की ज़रूरत होती है, जब उनके पास डाउन पेमेंट इकट्ठा हो अपने पास। सो वो जवाब है उसका। दूसरी बात यह है कि मार्केट का ये एक्सपेक्टेशन है कि अगले 1 साल में इंटरेस्ट रेट 75 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे। सो उसी हिसाब से मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट्स है, OIS मार्केट है, इंटरेस्ट रेट स्वैप्स हैं, जो भी हैं, उस हिसाब से मार्केट का रेट्स ट्रेडिंग हो रही हैं फिलहाल। सो दैट इज़ द कंसेंसस ओपिनियन एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो उम्मीद है कि अगले 1 साल में 75 बेसिस पॉइंट्स या 0.25% रेट गिरेंगी यहाँ से। सुभाष, आपकी राय क्या है इस विषय में? आप कब देखते हैं ब्याज दरों में गिरावट? There have been 2 rates cuts from April onwards. Looking at the inflation, looking at the RBI policies, though they are not indicated, उन्होंने कभी ऐसा कहा नहीं है कि लाइक वो करने की कुछ सोच रहे,
बट ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट के देखा जाए तो लाइक रेट कट इज क्वाइट एविडेंट इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। मे बी एक 50 बिप्स पॉइंट का ये रेट कट होने की संभावना है, एंड दैट would amount to like almost like 1% cut on year-on-year basis, which will be a good sign for consumer. But from उपभोक्ता point of view, from the buyer's point of view, रेट कट के लिए ना रुके। प्रॉपर्टी आपको आज पसंद आ रही है, आपके बजट में आ रही है, आपके फैमिली का वो डिसीजन है, आपको मन चाहिए प्रॉपर्टी दिख रही है, तो डोंट वेट फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट टू कम डाउन, देखिए और बाय करें। दैट्स द ओनली थिंग व्हाट आई लाइक टू से। अमित, उपभोक्ताओं के नजरिए से यदि 1 महीने में या कुछ हफ्तों में या यदि 2 महीनों में भी यदि अगर आरबीआई रेट घटाता है, क्या ब्याज दरों में कटौती की वजह से क्या उपभोक्ता मार्केट में वापस आएंगे? क्या हम देख सकते हैं कि एकदम से डिमांड बढ़े या एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे ही हम डिमांड देखेंगे? आने वाले दिन बहुत एक्साइटिंग है एक्चुअली रियल एस्टेट के लिए। अगर आप देखें, विंटर सेशन आ रहा है पार्लियामेंट का, जहां पे रेगुलेटरी बिल रखा जाएगा रियल एस्टेट का। रखा जाएगा कि नहीं रखा है तो समय बताएगा। इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे ही आएंगे, दैट्स समथिंग। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो मेरे हिसाब से तो इंटरेस्ट रेट नीचे आना ही चाहिए। काफ़ी दिनों से ड्यू है ये, और सरकार को भी एक बात मालूम है कि छोटे मोटे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट कम कर देने से, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कम कर देने से इकोनॉमी नहीं बढ़ने वाली। होम सेक्टर इज़ अ ह्यूज सेक्टर। अगर यहाँ पर कुछ भी इकोनॉमी में इम्पेटस आएगा, 0.5 आप इसको 0.25, 0.05 भी अगर आप कम करते हैं, उसका रिपरकशन बहुत बहुत बड़ा होता है इकोनॉमी के अंदर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे इंटरेस्ट रेट कम आएंगे और इकोनॉमी को बूम मिलेगा थ्रू दिस सेक्टर इटसेल्फ। हर्ष, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप क्या सुझाव देंगे निवेशकों के लिए? इसी समय अपनी मनचाही प्रॉपर्टी खरीदे या कुछ समय वेट करें? तो वो जवाब पहले हमने शायद शुरू भी उसी से किया था कि ब्याज की दरों से प्रॉपर्टी का खरीदना कोई कनेक्टेड नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और खुद के रहने के लिए चाहिए तो खरीद लीजिए। नेगोशिएट हार्ड, आज आपका मार्केट है, नेगोशिएट हार्ड। जहां तक ब्याज की दरों का सवाल है, आई थिंक ये तो क्लियरली विदित है कि ब्याज की दरें तो गिरेगी। अब कब गिरेगी, इट्स अ मूट क्वेश्चन, बट आई थिंक जैन फेब मार्च में थोड़ा गिरेगी। एंड ओवर दिस 1 ईयर पीरियड आधा से 1% की ब्याज की दरें गिरना शायद मेरे ख्याल से होगा ही, अनलेस कोई बहुत ही ज़्यादा कोई टोटली अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेज आ जाए। आधा से 1% गिरना is something that is definitely going to be on the cards. आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तथ्य ये निकल के आया है, या हम कह सकते हैं कि कंसेंसस ये निकल के आया है कि होम बायर जो हैं, जेन्युइन होम बायर जो हैं, वो ब्याज दरों के गिरने की वेट ना करें, अपना मनपसंद प्रॉपर्टी जाएं मार्केट में खरीदें। और जिस प्रकार के हम रेगुलेटरी चेंजेस की बात करें, जिस प्रकार के हम ब्याज दरों में गिरावट की बात करें, आने वाला समय हो सकता है आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हर्ष, आप हमारे स्टूडियो में, अमित, आपने हमसे बात की, अनिल और सुभाष, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मनी मंत्रा में फिलहाल इतना ही। एक और इशू के साथ हम आपके साथ हाजिर होंगे इसी शो पे। देखते रहिए एनडीटीवी प्रॉफिट।